नमस्कार। रात का अंधेरा गहराता है और फिर गुनहगार रात के साए में बाहर निकलते हैं। यह भी एक दौर था, लेकिन अब आलम यह हो गया है कि अपराधियों में सब्र नहीं रह गया। अब ना तो वो रात होने का इंतजार किया करते हैं और ना ही रात के साए की उन्हें जरूरत होती है। अब वो दिन दहाड़े जब और जहां चाहें अपराध को अंजाम देने लगे हैं। जुर्म करने की कोई उम्र नहीं होती। अब बोकारो का ही मामला देख लीजिए। दो अपराधी गोलीबारी करते हैं इसलिए ताकि इलाके में दहशत फैले, लोग डरें और वो लेवी वसूलें, लेकिन उनके इरादे परवान नहीं चढ़ पाते। जुर्म के कई तरीके होते हैं, कुछ बिना पढ़े लिखे करते हैं तो कुछ पढ़ लिख कर। बहरहाल आज हम जुर्म के इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पूर्वा क्राइम स्पेशल। उन दोनों ने अपराध की दुनिया में कदम रखे थे। इलाके में दहशत फैलाने की योजना थी ताकि लोगों में खौफ फैले, डर हो और फिर वो लोग अपना प्रभुत्व कायम कर लें। अपराध की दुनिया में उम्र मायने नहीं रखती। जिन दोनों को आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने अपराध की दुनिया में अपने कदम जमाने की कोशिश की, लोगों पर हमले भी किए, वो भी पिस्टल से। ऐसे पिस्टल से जिसके बारे में अभी रिपोर्ट आनी बाकी है। वो देसी है या फिर विदेशी, पुलिस पिस्टल के बारे में अभी जांच कर रही है। तहकीकात चल रही है, सब्सक्रिप्टेड है तो विदेशी इस पर मेकिंग है, लेकिन इस पर हम लोग तहकीकात कर रहे हैं कि वास्तव में ये विदेशी है या फिर कंट्री मेड है। दोनों ने अपराध की दुनिया में अपने कदम रख दिए थे और अब वो लंबी रेस की तैयारी में थे, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और पुलिस के हाथ इन दोनों के गिरबां तक पहुंच जाते हैं। नतीजा, दोनों सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। दहशत फैलाकर वर्चस्व फैलाने की कोशिश। 2.5 लाख का डाला डाका। दुकानदार पर गोली भी चलाई, लेकिन फिर चढ़ गए पुलिस के हत्थे। बोकारो जिले का चास थाना इलाका। राधा कृष्ण पेट्रोल पंप पर बाइक पर सवार 2 अपराधी पहुंचते हैं। उन लोगों की मंशा पेट्रोल पंप से मुफ्त में पेट्रोल लेने की थी। ये मामला 31 जुलाई की रात का है। पेट्रोल पंप मैनेजर की माने तो मुफ्त में पेट्रोल नहीं देने पर उन लोगों ने गोली मार दी। फ़ोन किया कि तेल चाहिए, मैंने बोला कि मैं तेल नहीं दूंगा। उसने बोला ठीक है मैं तुम्हें देख लूँगा। तो मैंने बोला ठीक है देख लेना, जो करना कर लेना। बस उसने आया, मैं अपने पेट्रोल पंप में बैठा हुआ था ऑफिस में, बस उसने शूट किया और भाग गया। क्या कोई घायल भी हुआ है? हाँ घायल हुआ है, मुझे भी चोट लगा था थोड़ा सा, लेकिन कोई इशू नहीं है। दोस्त को भी लगा है, नहीं कोई दुश्मनी नहीं है। दोनों अपराधियों ने बिना किसी डर के तुरंत फायरिंग कर दी। इस फायरिंग के बाद दोनों अपराधी बड़े आराम से निकल जाते हैं। फायरिंग में विशाल कुमार को गोली लग जाती है। उसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन अपराधियों की सारी हरकत पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी फुटेज में कैद हो जाती है। इस फुटेज में पुलिस को दोनों अपराधियों का चेहरा भी दिखाई देता है। पुलिस जांच में जुट जाती है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों को पकड़ने में जुट जाती है। घटना के 3 दिन बाद पुलिस दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लेती है। आरोपियों के पास से पुलिस ने इस्तेमाल की गई पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, मोबाइल और एक पल्सर मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस के मुताबिक आपराधिक वर्चस्व को कायम करने के लिए अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया था। इस अपराध के जरिए वो बाकी लोगों में दहशत पैदा करना चाहते थे ताकि रंगदारी वसूल कर सके। हम देख रहे हैं कि ये सोफिस्टिकेटेड आर्म्स इन्होंने रखा है और ये इस तरह से ही अपराधी अपने को स्थापित करते हैं कि घटना का अंजाम दें, दहशत फैलाएं और फिर दूसरों से भी इसका ले भी लें, पैसा लें। तो ये अपने को स्थापित करने के लिए ये शुद्ध रूप से आपराधिक घटना है, इसमें किसी रूप में
कोई और दूसरी घटना है। तहकीकात चल रही है, ये कहाँ से है, काफ़ी सब्सक्रिप्टेड है तो विदेशी इस पर मेकिंग है, लेकिन इस पर हम लोग तहकीकात कर रहे हैं कि वास्तव में ये विदेशी है या फिर कंट्री मेड है। गिरफ्तार अपराधियों में से विजय बाउरी पहले भी छोटे मोटे आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस पिस्टल को लेकर जो इन अपराधियों ने इस्तेमाल किया है। पुलिस के मुताबिक ये पिस्टल विदेशी भी हो सकती है, हालांकि अभी इसकी जांच होनी बाकी है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। अगर अपराधियों के पास से विदेशी पिस्टल बरामद होती है तो ये वाकई पुलिस के लिए चिंता का सबब है। इन अपराधियों के कनेक्शन और किन किन लोगों से जुड़े हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए। साथ ही इसका पता लगाया जाना जरूरी है कि ये पिस्टल इन्हें कहां से मिले। मृत्युंजय मिश्र, जी मीडिया, बोकारो। जी, कच्ची उम्र में जब कदम बहकने लग जाएं तो फिर अंजाम ऐसा ही होता है। बहरहाल अब आगे बढ़ते हैं, रुख कोलांचल का करते हैं। एक घर में घुसकर एक युवती की हत्या कर दी जाती है और घर वालों को इस हत्याकांड का पता तक नहीं चलता। कोयलांचल में अपराधियों का बोलबाला। व्यापारी के घर में घुसकर हत्या, व्यापारी की बेटी की गला रेतकर हत्या। लगता है कि धनबाद में अपराधी कुछ ज्यादा ही बेखौफ हो गए हैं। उन्हें पुलिस से डर नहीं लगता। अब वो घर में घुसकर बड़ी बेरहमी से हत्या करने लगे हैं, लेकिन पुलिस के हाथ खाली ही नजर आते हैं। वारदात हो जाने के बाद पुलिस भी आती है, मामले का मुआयना करती है, लेकिन अपराधियों के फरार हो जाने के बाद। ये मामला केंदुआडीह थाना इलाके का है। केंदुआ बाजार में एक व्यापारी के घर अपराधी घुस जाते हैं। अपराधी छत के रास्ते घर में प्रवेश करते हैं। व्यापारी राजू मित्तल की बेटी प्रियंका अपने कमरे में सो रही थी। अपराधी छत के सहारे प्रियंका के कमरे में पहुंचते हैं। प्रियंका को अकेला पाकर अपराधी गला रेत कर उसकी हत्या कर देते हैं। प्रियंका के घर वाले अगले दिन सुबह उसके कमरे का दरवाज़ा खुला पाते हैं। अंदर जाकर देखने पर सबके होश उड़ जाते हैं। कमरे के चारों तरफ खून के धब्बे नजर आते हैं। घबराए परिजनों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। लड़की का गला काट करके हत्या किया गया है। इस संबंध में कांड दर्ज किया जा रहा है और अनुसंधान क्या कारण है सर? तो कारण तो अभी पता नहीं चल पाया। इसमें उनके गार्जियन से समझिए कि तो बात करने पर पुरानी बात की क्या मामला है, इस सामने उभर के आने पर कार्रवाई। पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी, लेकिन हत्यारे फरार हो चुके थे। परिजनों का कहना है कि पुरानी रंजिश में प्रियंका की हत्या की गई है। पुलिस भी किसी रंजिश की संभावना से इनकार नहीं कर रही, लेकिन घर में घुसकर एक निर्दोष युवती की हत्या कर देना सभी को चौंका देता है। देखना है कि पुलिस इस गुत्थी को कैसे सुलझाती है। नितेश मिश्र, जी मीडिया, धनबाद। अपराधी घर में घुसते हैं, हत्या करते हैं और फिर फरार हो जाते हैं। यहां तक तो बात समझ में आती है, लेकिन जब कोई कैदी जेल में खुदकुशी कर ले तो फिर आप क्या कहेंगे? आखिर जेल में सुरक्षा के इतने इंतजामात के बावजूद कोई कैदी खुदकुशी कैसे कर सकता है? परिजनों का तो यह भी आरोप है कि कैदी नाबालिग था। रांची के काके थाना में अचानक अफरा तफरी मच गई। गुस्साई भीड़ थाने को घेर लेती है, पथराव करती है और फिर तोड़फोड़ करने लगती है। भीड़ का गुस्सा यहीं नहीं थमता, वो थाने की गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त करने लगती है। लोग काफी गुस्से में हैं, आक्रोश गहरा है। सवाल ये उठता है कि अचानक भीड़ उग्र क्यों हो गई? थाने पर उसका गुस्सा क्यों फूट पड़ा? जेल में खुदकुशी, खुदकुशी पर भड़के लोग, भड़के लोगों का थाने पर हमला। तारीख 27 जुलाई, सागर पाहन। एक युवती के अपहरण के मामले में जेल हुई थी सागर पाहन को, लेकिन तब उसके परिजनों को पता भी नहीं था कि सागर फिर कभी लौट कर नहीं आएगा। सागर ने कथित तौर पर जेल में ही खुदकुशी कर ली। फंदे से लटक कर उसने अपनी जान दे दी।
खुदकुशी की खबर मिलते ही सागर के परिजनों ने स्थानीय लोगों के साथ थाने का घेराव करना शुरू कर दिया। थाने में जमकर तोड़फोड़ की। हालात लगातार बिगड़ते गए। अतिरिक्त पुलिस बल को मौके पर बुलाना पड़ा। भीड़ पर लाठी चार्ज के साथ साथ आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को फायरिंग भी करनी पड़ी। करीब 4 राउंड पुलिस ने फायरिंग की, तब कहीं जाकर भीड़ पर काबू पाया जा सका। ग्रामीण एसपी ने मृतक के परिजनों के खिलाफ केस दर्ज करने की बात कही है, लेकिन मामला यहीं पर नहीं थमता। मृतक के परिजनों ने सुसाइड की न्यायिक जांच की मांग की है। वो शव को उठने देने से इनकार करते रहे। तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए, लेकिन परिजन कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थे। वो पुलिस पर सवाल उठा रहे थे। हम लोग तो मांग कर रहे थे सर, लेकिन ऐसा हम लोग का मांग तो पूर्ति नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हम लोग सोचे कि घर में एक परिवार, एक सदस्य का सर्विस चाहिए, और जो उनका जितना भाई है उसको राशन कार्ड चाहिए, और कि अगला दिन आने वाला दिन में ये नहीं हो घूर के, और सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ? क्या बोल रहे हैं? क्या आश्वासन क्या दे रहे हैं? ये आश्वासन केवल दे रहे हैं कि हाँ होगा होगा। कितने दिन में होगा कुछ बोल नहीं रहे हैं? नहीं बोल रहे हैं। आप लोगों ने मांग किया कि इतने दिन में हम लोग को ये सब दिया जाए? हाँ, हम लोग तो बोले, लेकिन बोल रहे हैं कि इन लोग तो केवल आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ हो जाएगा 15 दिन में, 1 महीना में। परिजनों ने कांके थाना प्रभारी की भूमिका को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। परिजनों की माने तो मृतक सागर पाहन नाबालिग था, फिर कैसे उसे जेल भेज दिया गया? झारखंड एकेडमिक काउंसिल के एडमिट कार्ड के मुताबिक सागर पाहन की जन्मतिथि 8 जनवरी 1998 है। ऐसे में सागर नाबालिग माना जाना चाहिए। परिजन सवाल कर रहे हैं कि पुलिस ने उसे किस आधार पर केंद्रीय कारागार भेज दिया। सबसे पहली बात डिमांड तो ये है वहाँ का कि 2 लाख रुपये डिमांड किया है, और एक सरकारी नौकरी है ना। और उसके बाद बीपीएल कार्ड का भी ये सब किया गया है। जो 5 भाई है, 6 भाई था, 5 भाई, एक भाई तो एक्सपायर कर गया, तो 5 भाई बचे। 5 भाई के लिए बीपीएल कार्ड लागू करने का ये बात है। देखिए, वो तो अभी फ़िलहाल नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि एक कागज़ में साइन किया गया। हाँ, हर एक सर लोग तो साइन किए हुए, डीएसपी एसपी जो भी हैं, जो भी आए थे, और विधायक जो भी आए थे, वो लोग साइन कर दिए हैं। तो वो लोग मांग कर रहे हैं कि लड़की को लाने का, तो लड़की को ये लोग नहीं ला रहे हैं। बस उसी का है। सागर मुंडा पे जो आरोप था कि हाँ, लड़की को लेके फरार हुए थे, उसको वो लड़की को लाने को ये बात कही जा रही है। तो लड़की को लाने के लिए लोग तैयार भी नहीं है। दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है, या तो पुलिस या फिर सर्टिफिकेट। अब सवाल यह है कि इसकी जांच कौन करेगा? परिजन इस खुदकुशी की न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या होता है। सनी शारद के साथ आशुतोष कुमार, जी मीडिया, रांची। दुख में डूबे परिजनों के आंसुओं की कीमत भी प्रशासन को समझनी चाहिए। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जुर्म करने के कई तरीके होते हैं। कोई हथियार दिखाकर जुर्म करता है, तो कोई लोगों को डराकर। आरोपों के मुताबिक बगहा में 5500 लोग गलत इलाज के शिकार हुए हैं। जी हां, बगहा में फर्जी डॉक्टर का गिरोह सक्रिय था, लेकिन गिरोह का सरगना अब पुलिस गिरफ्त में है। बगहा में इलाज के नाम पर मरीजों के साथ किया जा रहा है खिलवाड़। फर्जी डॉक्टर करते हैं मरीजों का इलाज। 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक में बेचा जाता है डॉक्टर का नाम लिखा बोर्ड। आरोपों के मुताबिक डॉक्टर MS होदा और डॉक्टर कमरुजमा के नेम प्लेट बोर्ड और पैड का इस्तेमाल कर मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता था।
इन दोनों डॉक्टर्स का कारोबार सीमावर्ती यूपी समेत उत्तर बिहार में फैला था। मिल रही जानकारी के मुताबिक 5500 लोगों की जिंदगी को गलत इलाज से प्रभावित किया गया है। खबर के बाद पुलिस हरकत में आती है। पुलिस आरोपी डॉक्टर एमएस होदा को धर दबोचती है। एमएस होदा इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड माना जाता है। पुलिस ने बेतिया से डॉक्टर होदा की गिरफ्तारी की है। डॉक्टर होदा की गिरफ्तारी के बाद इस मामले में कई खुलासे होते हैं। उधर एक और आरोपी डॉक्टर कमरू जमा अभी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। बताया जा रहा है कि दोनों डॉक्टर्स के नेम प्लेट बोर्ड और पैड का इस्तेमाल इलाके के झोला छाप डॉक्टर भी करते थे। डॉक्टर होदा और डॉक्टर कमरू जमा दो आदमी मास्टरमाइंड हैं। डॉक्टर होदा पकड़ में आए हैं, तो इनका काम घूम घूम कर सबको अपना सर्टिफिकेट देना था। ये ऑथराइज करते थे क्वैक लोगों को कि वो ऑपरेशन करे। पूरे जिला में घूम कर दिया था। जब मैंने इनको पकड़ा और इनका खुद सर्टिफिकेट चेक किया तो इनका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत है और इस नाम का शमसुल होदा नाम का कोई भी डॉक्टर पूरे इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है। पुलिस ने जब डॉक्टर होदा की डिग्री की जांच की तो कई खामियां निकलकर सामने आई हैं। डॉक्टर होदा का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर डॉक्टर अमिता शर्मा के नाम पर दर्ज है। गौर करने वाली बात यह है कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर 1983 में रजिस्टर हुआ था, जबकि डॉक्टर एमएस होदा खुद 1991 में डिग्री मिलने का दावा करते हैं। डॉक्टर अमिता शर्मा मुजफ्फरपुर में है। डॉक्टर होदा पहले भी एक मामले में जेल जा चुके हैं। डॉक्टर अमिता शर्मा मुजफ्फरपुर का रजिस्ट्रेशन नंबर, अमिता शर्मा, और वो भी 1983 का है। ये दावा करते हैं कि 1991 में हम MBBS किए हैं। इसलिए 5 केस में हम लोग इनको यहाँ पर चार्जशीट कर रहे हैं। यूपी से भी इनका सिंडिकेट जुड़ा हुआ है, उसकी भी जांच हो रही है। बगल में बेतिया डिस्ट्रिक्ट में भी केस है इन पर, और इनकी हिम्मत इतनी है कि इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट पर जाकर सरकारी नौकरी कर ली। मझलिया में केस हुआ इन पर, लेकिन गिरफ्तारी अभी हो पाई है। राम किशुन चौधरी, शहादत अली और डीपी यादव समेत कई और झोला छाप डॉक्टर की तलाश फिलहाल पुलिस को है। अब देखना है कि बाकी फर्जी डॉक्टर्स की गिरफ्तारी कब तक हो पाती है। वैसे जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा है, क्योंकि मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती। इमरान अजीज, जी मीडिया, बगहा। धरती के भगवान का रूप धरकर इंसानों को ठगा जा रहा था। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब उनके कदमों की आहट शहरों में भी सुनाई देने लगी है। वो व्यापारियों से लेवी वसूलने की ताक में थे। रामगढ़ बाजार समिति टीपीसी के निशाने पर थी, लेकिन पुलिस ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। झारखंड में एमसीसी और टीपीसी के बीच आपसी वर्चस्व को लेकर जंग जारी है। पुलिस के लिए दोनों ही संगठन चुनौती खड़ी करते रहे हैं। अब उग्रवादी संगठन टीपीसी के निशाने पर रामगढ़ की बाजार समिति थी। यहाँ के व्यापारियों से लेवी वसूलने की पूरी तैयारी की जा रही थी। उनके फ़ोन नंबर्स और ज़रूरी जानकारी जुटाई जा रही थी। रामगढ़ बाजार समिति टीपीसी के निशाने पर व्यापारियों से लेवी वसूलने की तैयारी। शहर में भी उग्रवादियों की धमक। पुलिस को उग्रवादियों के इस मंसूबे की भनक लगती है। पुलिस हरकत में आती है। पुलिस ने राधे महतो के घर में छापेमारी की। इस छापेमारी में पुलिस को चावल के बोरे में छिपाकर रखी गई कार्बाइन, पिस्टल, मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद हुए। पुलिस के हाथ वो कार्बाइन भी लगी जो पुलिस से ही लूटी गई थी। पुलिस इसे एक बड़ी सफलता मान रही है।
गिरफ्तार उग्रवादी ने बताया कि रामगढ़ शहर के 2-3 व्यापारी उग्रवादियों की मदद करते थे। ये उग्रवादियों तक पैसे पहुंचाने का काम करते थे। पुलिस ने उन व्यापारियों की भी पहचान कर लेने का दावा किया है। हम लोग को गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग एक टीम गठित कर रेड किए रामगढ़ थाना में कैता स्थित। वहाँ पर घर से राधे महतो उर्फ प्रीतम महतो करीब 51 साल का उम्र है उनका टीपीसी सदस्य होने का सक्रिय सदस्य होने का संदेह में हम लोग उनसे पूछताछ किए हैं। बाद में वो सही पाया और उनका कहानानुसार हमने उनके घर से करीब बहुत बड़ी मात्रा में हम लोग हथियार वगैरह बरामद की गई है। उसमें से एक पुलिस से लूटा हुआ है कार्बाइन है 9mm का और एक देसी का कार्बाइन है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार उग्रवादी हजारीबाग और चतरा के बड़े नक्सली नेताओं के संपर्क में था। पिछले 2 वर्षों से ये ईंट भट्टा हार्डकोक भट्टों की पूरी जानकारी अपने संगठन तक पहुंचा रहा था। संगठन के लोग गिरफ्तार उग्रवादी के यहाँ हथियार रखते थे। जब रामगढ़ आते थे तब उन्हें ये हथियार मुहैया कराता था। इतना ही नहीं, पुलिस के हाथ चढ़ा उग्रवादी एक डकैती कांड में 1.5 साल जेल में गुजार चुका है। तब जेल से टीपीसी के जोनल कमांडर कबीर जी ने इसकी जमानत करवाई थी। कुछ दिन पूर्व से इन्होंने बाजार समिति का रेकी करना शुरू किया और बाजार समिति से भी महीना का जो रंगदारी लेने के बाद टीपीसी द्वारा लागू करने वाले थे, तो उस बीच में हम लोग इस कार्य में किए हैं। तो बाजार समिति का सुरक्षा हम लोगों को इंश्योर किया हुआ है। और इन्होंने अपना बयान में अपना जो इंट्रागेशन में इन्होंने खुद बताया था कि रामगढ़ में 2-3 जो व्यवसायी हैं उनका नाम भी इन्होंने प्रकाश किया है। वो टीपीसी के लिए लेवी वसूलते हैं और टीपीसी संगठन तक छतरा जाके पहुंचाते हैं। तो हम उन लोगों को भी नाम केस में ऐड करके हम लोग उसमें भी अनुसंधान कर रहे हैं। फिलहाल इस उग्रवादी की गिरफ्तारी से लेवी का एक मामला टल जरूर गया है, लेकिन उग्रवादियों के शहर की तरफ बढ़ रहे कदम चिंता की बात है। देखना है कि उग्रवादियों के ये बढ़ते कदम पुलिस उखाड़ पाती है या नहीं। राजेश कुमार, जी मीडिया, रामगढ़। किसी ने क्या खूब कहा है, शर्मिंदगी का बोझ न एहसास जुर्म का, जीता है जाने कैसे खतावार आदमी। सही में इस आदमी के न जाने कितने रूप हैं। बहरहाल जुर्म की दुनिया की खबरों में आज बस इतना ही, लेकिन आप रहिए सावधान और बाखबर, क्योंकि जुर्म कहीं भी और कभी भी हो सकता है। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।